हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आइए स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका अपने केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल ई रसायन पर। आज के सेशन में बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स के बारे में। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से डिफरेंट मेथड्स के थ्रू हम लोगों ने एल्केन्स का प्रिपरेशन किया। तो आज हम लोग शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स के बारे में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन हमारी दो टाइप की प्रॉपर्टी यहाँ पर होती हैं बच्चों। एक हमारी होती है फिजिकल प्रॉपर्टी और एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टी। अच्छा बच्चों, ये हमारा जो ब्लूप्रिंट रहेगा हमारे किसी भी जो हम लोग हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम लोग ऑर्गेनिक के सेक्शन में जब हम लोग हेलो एल्केन हेलो एरीन्स पढ़ेंगे जो कि हमारा 12th क्लास का पार्ट है, फिर हम लोग एल्कोहल पढ़ेंगे, फिर ईथर पढ़ेंगे, फिर हम लोग फिनॉल पढ़ेंगे, एल्डिहाइड पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे, एमीन्स पढ़ेंगे। तो ये सारे जो चैप्टर्स हैं जो ऑर्गेनिक से रिलेटेड हैं, वहाँ पर हमारा कुछ ब्लूप्रिंट जो है चैप्टर का वो कुछ ऐसा ही होने वाला है। जैसे सबसे पहले बच्चों हम लोग प्रिपरेशंस की बात करेंगे, फिर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, देन हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। तो आज हमारा जो सेशन रहने वाला है वो हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। देन जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वहाँ पर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो क्या होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसी की जो हमारा सब्सटेंस होता है उसकी केमिकली यानी जो उसका मॉलिक्यूलर लेवल पर जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये बच्चों बात हम लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ी थी कि केमिकली यानी अगर कोई अल्कोहल है या कोई एल्केन है तो उसके बॉन्ड के साथ, उसके मॉलिक्यूल के साथ, उसके एटम के साथ क्या हो रहा है, उस हमारा जो सब्सटेंस है जिसमें हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं तो वहाँ पर क्या हो रहा है, तो वो उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ बोला जाएगा। तो जनरली केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो हमको दिखाई नहीं पड़ती क्योंकि हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल पर नहीं देख सकते आसानी से, जबकि हमारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो फिजिकली हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिजिकली मतलब बच्चों जैसे अगर किसी में कोई केमिकल चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से जो उसके पूरे सब्सटेंस यानी जो पूरा हमारे पास मास है उसका कलर बदल सकता है, उसमें बच्चों कुछ स्मेल डिफरेंट आ सकती है, या उसका जो टचीनेस है वो स्लिपरी हो सकता है या हमारा कुछ अलग तरीके का हो सकता है। तो हम लोग अपने फिज़िकल यानी अपने हमारे जो सेंसर्स होते हैं, जैसे हमारी बच्चों आँख हो गई, नाक हो गई या हमारा स्किन हो गई, इस की हेल्प से अगर हम लोग किसी की प्रॉपर्टी को पता लगाते हैं तो वो सारी चीज़ें आती हैं हमारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो जनरली हम लोग जब एल्केन की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तब एल्केन किया बच्चों हम लोग आगे भी जब फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो हम लोग किस बारे में बात कर रहे होंगे। जनरली हम लोग उसकी फेज़ की बात कर रहे होंगे कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैसियस में प्रेजेंट होता है, या फिर जनरली हम उसकी सॉलिबिलिटी की बात कर रहे होंगे। सॉलिबिलिटी मतलब हम लोग उसे आयनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर सकते हैं या फिर कोवैलेंट सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर सकते हैं या फिर हम उसे किसी भी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं कर सकते। तो ये भी हमारी बच्चों क्या हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी। फेज, सॉलिड, लिक्विड, गैस कैसे एग्जिस्ट करता है कोई भी कंपाउंड, वो हमारी हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी। और हम लोग उसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट देख सकते हैं कि वो कितनी देर में या कितनी जल्दी हमारा क्या हो जाता है, बॉयल हो जाता है या फिर मेल्ट हो जाता है। तो ये जनरली ये सारी चीज़ें हैं। कलर देख सकते हैं बच्चों, कलर देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग देख सकते हैं अपने सेंसर्स के थ्रू, वो सारी बातें हम लोग करेंगे अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी की। तो बच्चों जल्दी से शुरू करते हैं अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन्स। सो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी आती है हमारी एल्केन की, नॉन पोलर नेचर। नॉन पोलर नेचर तो हमारा जो एल्केन होता है सबसे जो हमारा लोएस्ट एल्केन है वो कौन सा है, CH4 या फिर हमारा हो सकता है C2H6 C3H7 सॉरी बच्चों C3H8। तो ये हम लोग कैसे पता लगा रहे हैं, हमारे पास एक होमोलॉगस सीरीज होती है एल्केन के लिए CnH2n+2।
अब अगर n को अगर हम लोगों ने 1 लिया तो CH4 बन रहा है, देखो। फिर अगर हम लोगों ने 2 लिया तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 6 एंड 3 लिया है तो 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 8। तो ऐसे ही हमारी इस सीरीज़ के अकॉर्डिंग हम बहुत सारे एल्केन लिख सकते हैं। तो इसमें जनरली होता क्या है बच्चों, कार्बन और हाइड्रोजन या फिर कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन, और कार्बन के बीच में और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है बच्चों हमारा एल्केन्स का। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कार्बन और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सेम होगी। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो होगा वो बच्चों ज़ीरो होगा। तो अगर किसी भी दो एटम के या दो एलिमेंट के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़ीरो होती है, यानी उसका डिफरेंस ज़ीरो होता है, तो यहाँ पर बच्चों जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसी की तरफ भी अट्रैक्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि जैसे बच्चों HCl में होता है कि ये जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ये अपना शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है और यहाँ पर हल्का सा नेगेटिव चार्ज और यहाँ हल्का सा पॉजिटिव चार्ज पजेस करने लगता है। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग बोलते हैं बच्चों पोलर मॉलिक्यूल। और जब ऐसी कंडीशन नहीं बनती, अच्छा हम लोग H और C के बीच में देखें तो भी बच्चों H और C के बीच में भी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो बहुत ही कम है। इसके बीच में तो है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर भी बच्चों बहुत कम है। तो इसलिए ये जो हमारे एल्केन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन पोलर नेचर के होते हैं, यानी पोलैरिटी यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ती, जैसे कि HCl जैसे मॉलिक्यूल्स में हमको पोलैरिटी दिखाई पड़ती है। तो नॉन पोलर नेचर की वजह से बच्चों बहुत सारे हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। क्या देखने को मिल सकती है, नॉन पोलर नेचर की वजह से एल्केन के हमको दिखाई पड़ते हैं वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस, वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस। वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस तो बच्चों नॉन पोलैरिटी की वजह से, क्योंकि हम लोगों ने एक चैप्टर था बच्चों हमारा जो इस बार हमारा NCERT ने एक्सक्लूड कर दिया है CBSE की सिलेबस से, वो था चैप्टर हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर। वहाँ पर बच्चों डिटेल्ड में जितने भी हमारे फोर्सेस होते हैं, वीक फोर्सेस, उनके बारे में बच्चों हम लोगों ने डिस्कशन किया था। वो जनरली कैसे होते हैं, जैसे हमारा डाइपोल डाइपोल हो गया, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो गया, ये सारे वीक फोर्सेस होते हैं। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल हो गया, ऐसे ही इंड्यूस्ड डाइपोल और जिसे हम लोग लंडन फोर्सेस या डिस्पर्सन फोर्सेस भी बोलते थे। तो डाइपोल की तो बच्चों यहाँ पर बात नहीं होती, जैसे हमारा HCl के बीच में डाइपोल होता है। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल जैसे एक HCl हो और एक हमारा H2 टाइप का मॉलिक्यूल हो। तो यहाँ पर बच्चों डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल में एक HCl और एक H2 टाइप का जो मॉलिक्यूल होता है तो उसमें इस तरीके का हमारा फोर्स लगता है। और तीसरा जो हमारा होता है इंड्यूस्ड डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल, उसमें बच्चों दोनों ही H2 टाइप के हमारे मॉलिक्यूल होते हैं, यानी दोनों ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। यानी इसके लिए दोनों नॉन पोलर, वो हमारे पास पोलर होने चाहिए, इसके लिए हमारे पास एक पोलर और एक नॉन पोलर, और इसके लिए हमारे पास दोनों ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, और दोनों ही एक टाइम पर अपना डाइपोल इंड्यूस्ड करते हैं। डाइपोल इंड्यूस करने का मतलब होता है बच्चों कि H हो गया हमारा, जैसे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है तो एक टाइम जरूर ऐसा आएगा जो कभी एक फिक्स पोजीशन पर वो आएगा, और हो सकता है दूसरा जो मॉलिक्यूल हो उस पर उसी फिक्स टाइम पर उसका इलेक्ट्रॉन इधर हो। तो एक टाइम के लिए यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव क्या हो जाते हैं, डाइपोल इंड्यूस हो जाते हैं इन केस ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो वैसा ही हमारे पास यहाँ पर कोई इंटरेक्शन दिखाएगा जिसे हम लोग कहते हैं वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस। तो नॉन पोलर नेचर के मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स में भी हमको वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस दिखाई पड़ते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पर बच्चों वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस वर्क करते हैं। अच्छा, जब वीक वैन डर वाल्स फोर्स
हमारे वर्क करते हैं, तो हमारे जो लोअर एल्केन्स होते हैं, अगर मतलब C1 से C लगभग C4, मतलब बच्चों वो एल्केन जिसमें 1 कार्बन हो, 2 कार्बन हो, 3 कार्बन हो या 4 कार्बन तक होते हैं, तो वहाँ पर जो उसका फेज होता है, जनरली फेज क्या होता है, गैसियस फेज होता है। जैसे हमारा बच्चों ईथेन हो गया, मीथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, ये सारी कैसी गैसेज हैं, ये गैसेज हैं, गैसेज फॉर्म में होते हैं हमारे एल्केन्स। ऐसे ही हमारे बच्चों अगर हमारा C5 से C17 तक, यानी जो ऐसे एल्केन्स होते हैं, जैसे हमारा पेंटेन से लेकर हमारा जो 17 कार्बन तक का जो एल्केन होता है, वो जनरली हमारा उसका जो फेज होता है वो कैसा होता है बच्चों, लिक्विड फेज होता है, लिक्विड फेज होता है। और जो C18 और उससे आगे के हमारे एल्केन्स होते हैं, उनका हमारा जो फेज होता है जनरली वो कैसा होता है, सॉलिड होता है। तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने फेजेस की बात करी, जो थर्ड हमारा था वो बात की हम लोगों ने फेज की। तो फेज ऑफ एल्केन्स में हमारा गैसेस फेज, लिक्विड फेज और सॉलिड फेज तीनों ही एग्जिस्ट करते हैं, और तीनों ही हमारे जो फेजेस होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है। तो इसका मतलब है कि हमारे जो हायर एल्केन्स होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो अमाउंट होता है वो बच्चों ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू द लोअर एल्केन्स। क्यों होता है, क्योंकि बच्चों जब हमारे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ेगा। तो जब जितनी लंबी चैन होगी उसमें हमारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो बच्चों जो हमारा फेज होगा वो गैसियस से सॉलिड की तरफ इंक्रीज करेगा। तो ये बात भी बच्चों हमको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों हम लोग सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी से हम लोग क्या समझते हैं, सॉल्युबिलिटी मतलब अगर कोई कंपाउंड हमारा कितना सॉल्युबल है, यानी हमारा अगर हम लोग वाटर में देखें तो कुछ सॉल्वेंट होते हैं जो तुरंत सॉल्युबल हो जाते हैं, कुछ होते हैं हमारे जो थोड़ी से देर के बाद सॉल्युबल होते हैं, कुछ होते हैं जो सॉल्युबल ही नहीं होते वाटर में। तो इसका मतलब है क्या वो किसी और भी सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता बच्चों। हमारे जो कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, वो हो सकता है कि वाटर में सॉल्युबल ना होकर किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो जाए। तो इसके पीछे, सॉल्युबिलिटी के पीछे हमारा जो मैकेनिज्म होता है वो कैसा होता है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। मतलब अगर हमारा एल्केन नॉन पोलर नेचर के हैं तो हमारे जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं वो इसको ईजिली सॉल्युबल बना लेंगे। अगर ये बच्चों हमारे एल्केन पोलर नेचर के होते तो हमारा जो सॉल्वेंट होता वो वाटर बेहतर सॉल्वेंट होता किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। नॉन पोलर और पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं बच्चों, हमारा जैसे वाटर होता है, वाटर का मॉलिक्यूल होता है हमारा ये, तो इसमें हल्का सा नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो ये बच्चों कैसा हमारा मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है। तो हमारा जो वाटर होता है वो पोलर सॉल्वेंट कहलाता है, यानी इसमें जो पोलैरिटी इन हमारी एग्जिस्ट करने लगी है। तो अगर हमारे पास HCl जैसा या पोलर मॉलिक्यूल हमारे पास प्रेजेंट हो तो उससे क्या होगा, हमारी बेहतर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर लगेगी। तो जब बच्चों यहाँ पर बॉन्डिंग अच्छी होगी तो इसका मतलब है सॉल्युबिलिटी भी अच्छी होगी। लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें पोलैरिटी नहीं है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं, तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे कोवैलेंट सॉल्वेंट भी होते हैं। जैसे हमारा बच्चों बेंजीन हो गया C6H6, ये भी लिक्विड नेचर का होता है। तो ये आसानी से बच्चों नॉन पोलर जो हमारे कंपाउंड होते हैं उनको सॉल्युबल बना लेता है। ऐसे बहुत सारे हमारे कंपाउंड ऐसे होते हैं जो होते हैं नॉन पोलर इन नेचर। तो ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता क्योंकि वो क्या होता है, हमारा आयनिक नेचर का होता है या पोलर नेचर का होता है। तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि हमारे जो एल्केन्स होते हैं, एल्केन्स आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। हाइड्रोफोबिक इन नेचर मतलब, हाइड्रो मतलब बच्चों वाटर और फोबिक मतलब
फोबिक मतलब होता है बच्चों डरना या फोबिया। तो पानी से इनको डर लगता है, यानी पानी में ये सॉल्यूबल नहीं होते। इसका एग्जाम्पल भी बच्चों हम लोग देख सकते हैं, जैसे हमारे पास पेट्रोल होता है, पेट्रोल भी हमारा मिक्सचर ऑफ एल्केन होता है। ऐसे ग्रीस होता है, ग्रीस देखा होगा बच्चों, जब हम लोग साइकिल चलाते थे तब उसमें ग्रीस का यूज़ करते थे। जब उसकी चैन होती है ना, उसको स्मूथ बनाने के लिए, उसको फ्रिक्शनलेस बनाने के लिए ग्रीस का यूज़ करते हैं, जो साइकिल जहाँ पर सही होती है। तो वो भी हमारा मिक्सचर ऑफ एल्केन्स होते हैं, हाइयर एल्केन्स होते हैं। तो ये सॉलिड फॉर्म में होता है पेट्रोल हमारा बच्चों, जिससे हमारी मोटरसाइकिल, हमारी कार जिससे चलती है, वो हमारा फ्यूल जो होता है पेट्रोल, वो भी हमारा मिक्सचर ऑफ एल्केन्स होता है। तो ये अगर हम लोग देखें तो अगर ग्रीस पर आप लोग पानी डालो तो उसकी कोई भी सॉल्युबिलिटी वहाँ पर दिखाई नहीं पड़ती। अगर ग्रीस का कोई भी दाग आपके कपड़े पर लग जाता है तो आप पानी से उसको नहीं धो पाएंगे। तो उसके लिए बच्चों आपको डिटर्जेंट का यूज़ करना पड़ेगा। डिटर्जेंट के भी बच्चों अलग साइंस होती है कि उसमें दो टेल होती हैं, एक हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। वो वाली बात हम लोग यहाँ पर नहीं करने वाले। तो ग्रीस को हम लोग केवल पानी से धो नहीं सकते, क्योंकि उसमें बॉन्डिंग ही नहीं बनती बच्चों पानी और ग्रीस के बीच में। ऐसे ही बच्चों पेट्रोल के साथ भी होता है। तो ये सारे कैसे चीज़ें हैं, ये हमारी हाइड्रोफोबिक चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ये जो मूल मंत्र है लाइक डिजॉल्व लाइक, इसको हम ध्यान रखेंगे इन केस ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल। सो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे बच्चों बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट भी हमारी एक टाइप की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। बॉइलिंग पॉइंट हम बात करते हैं जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बात करते हैं जहाँ पर हम लोग सॉलिड फॉर्म में कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो अगर हम लोग किसी सॉलिड की बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट भी लिख सकते हैं यहाँ पर, और जनरली हम लोग हमारे जो लोअर एल्केन्स होते हैं, मिडिल एल्केन्स, वो हमारे लिक्विड इन नेचर के होते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट लिखते हैं। तो जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है BP, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मॉलिक्यूलर मास के। यहाँ पर बच्चों हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर हम लोग ले लेते हैं CH4, ये तो बच्चों वैसे भी गैसियस होता है। तो CH4 के बाद अगर हम लोग लेते हैं फिर हम लोग ले लेते हैं, वैसे बच्चों यहाँ पर एग्जाम्पल अगर हम लोग थोड़े से मिडिल एल्केन्स का लें तो वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तो उनका एग्जाम्पल ज़्यादा ही यथार्थ लगेगा यहाँ पर। तो ये तीन एल्केन्स हैं हमारे पास, CH4, C2H6 और C3H8। तो इनमें अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किस में होगा, हमारा जिसमें ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास है। क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो नंबर ऑफ कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम है वो ज़्यादा है, इसलिए मॉलिक्यूलर मास भी ज़्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट अगर देखें तो हमारा वेरी करेगा इनटू राइट साइड, इसका सबसे कम, फिर इसका ज़्यादा, फिर इसका ज़्यादा। तो ऐसे ही हमारा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है जैसे जैसे हमारा मॉलिक्यूलर मास ऑफ एल्केन इंक्रीज करता है। लेकिन अगर बच्चों कुछ इस तरीके का अगर एग्जाम्पल हमारे पास आ जाता है, ये बच्चों हमारा क्या है एग्जाम्पल, N पेंटेन। अगर हम लोग नियोपेंटेन बनाते हैं ये हमारा नियोपेंटेन है, तो इसका फॉर्मूला भी क्या है हमारा, C5H12 6 8 10 6 8 10 to 12 9 12 ओके C5H12। तो इसका भी बच्चों हमारे पास फॉर्मूला है C5H12 C5H12। तो इन दोनों केस में बच्चों हमारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, यानी ये दोनों क्या है, आइसोमर इसमें।
यानी आइसोमर्स हैं ये दोनों एल्केन्स। तो इस केस में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? तो यहाँ पर बच्चों हम लोग ये वाली जो केस है हमारा मॉलिक्यूलर मास जिसका ज़्यादा होगा वो हम लोग केस इस पर नहीं फिट कर सकते। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमारा जो सरफेस एरिया है बच्चों, एरिया ऑफ कांटेक्ट की अगर हम लोग बात करें, तो अगर हम लोग बच्चों एरिया ऑफ कांटेक्ट की बात करें जिसको हम लोग जनरली सरफेस एरिया बोलते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के भी, या इसको हम लोग एरिया ऑफ कांटेक्ट भी बोल सकते हैं, एरिया ऑफ कांटेक्ट। तो कोई भी एन पेंटेन होगा तो उसमें बहुत सारे करोड़ों एन पेंटेन होंगे वहाँ पर, तो इनके बीच में क्या होगा बच्चों, कुछ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना ही हमको बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू दे जाता है। तो जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास सरफेस एरिया है, एरिया ऑफ कांटेक्ट है, वो इसमें बच्चों ज़्यादा है और इसमें कम है। तो इसमें जो दूसरे मॉलिक्यूल होंगे वो एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होने के कारण उनकी बॉन्डिंग कम होगी, जबकि यहाँ पर उनकी बॉन्डिंग ज़्यादा हो जाएगी। तो सरफेस एरिया ज़्यादा है यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बच्चों क्या होगा, ज़्यादा होगा, ड्यू टू द लार्ज सरफेस एरिया या ड्यू टू द लार्ज एरिया ऑफ कांटेक्ट। तो इसकी वैल्यू भी डाटा भी निकाला गया है। तो इसका हमारा होता है 309 केल्विन और इसका जो वैल्यू है वो है 282 केल्विन। तो इनके डाटा से भी साफ साफ पता चलता है कि एन पेंटेन के केस में हमारा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारा जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है या सरफेस एरिया है वो ज़्यादा है, जिससे कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा हो जाती है। उसको तोड़ने के लिए हमें टेम्परेचर भी ज़्यादा देना पड़ता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू भी हमारी ज़्यादा आती है इन केस ऑफ एन पेंटेन। तो हम लोगों ने बच्चों आज देखी कैसी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन होती हैं। उसमें हम लोगों ने देखा कि हमारा जो एल्केन होता है वो नॉन पोलर नेचर का होता है। देन हम लोगों ने देखा कि उसमें वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस वर्क करते हैं, वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस वर्क करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने फेजेस की बात की कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों फेज में हमारा एल्केन एग्जिस्ट करता है, चाहे वो लोअर एल्केन हो, मीडियम एल्केन और हायर एल्केन, वो डिपेंड करता है उसके बीच में अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। फिर हम लोगों ने बात करी बच्चों सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी हमारा एल्केन्स जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं और डिजॉल्व होते हैं हमारे नॉन पोलर सॉल्वेंट में, जैसे हमारे नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे बेंजीन टाइप के सॉल्वेंट होते हैं। फिर हम लोगों ने बात करी बच्चों बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट की। तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा कैसे बॉइलिंग पॉइंट हमारा मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और साथ ही साथ एरिया ऑफ कांटेक्ट या सरफेस एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमें मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट के लिए, या फिर हमारे पास सरफेस एरिया क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो आई होप कि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग अगले सेशन में बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन्स की। टिल देन बाय बाय। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से आपको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री की क्लासेस इसी चैनल पर बच्चों इसी तरीके से आपको मिलती रहेंगी। टिल देन बाय बाय। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।